तो एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की हमने पिछली 2 वीडियो डाली थी। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल किए थे। आज उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर दूसरे के कुछ सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इस फार्मूले की जाँच करना है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का नहीं, दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। और ये फार्मूला केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया था। एचसीएम मतलब महत्तम समवर्तक निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ या जो कॉमन घातें हैं अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन हैं उनकी छोटी घातों को लेते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की जो कॉमन घातें हैं, मतलब जो बड़ी घातें हैं, उन्हीं को ही लेते हैं। उसमें कॉमन की कोई रहता नहीं है कि कॉमन है कि नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखते। जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनको ले लेते, छोटी को नहीं लेते। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, उसी के आधार पर यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका 26 और 91 का एलसीएम निकालिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 26 और 91 के 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता ही हो। अभाज्य गुणनखंड 26 और 91 है ना। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके, 26 और 91 के। तो 26 का आपको पता है 26 2 से जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 13। और फिर 13 खुद एक अभाज्य संख्या, 13 जाएगा तो 1। इधर 91 का भी आपको पता है कि 13 की पहाड़ी में आता है, तो ये पहले 7 से जाएगा 13 बार, और फिर 13 से जाएगा एक बार। तो इस प्रकार आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड आप बिना निकाले भी, वैसे भी बिना पेन का यूज़ किए भी आप इसके निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख, ये रफ कार्य है, इसको रफ कॉपी में करना। तो इसके बाद आपको लिखना, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 × 13 आया, और इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो 7 × 13 आया है। ठीक, अब यहाँ पर 2 × 13 और 7 × 13 इन दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आए। अब इस अभाज्य गुणनखंड से आप एचसीएफ निकालेंगे पहले और फिर एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन करेंगे, तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ किसका निकालना है तब, इसलिए लिख दो, इसलिए एचसीएफ किसका, 26 और 91 का, है ना। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है, इनमें जो कॉमन घातें हैं, इनमें आपको कॉमन घातें दिख रही होंगी। तो जो कॉमन घातें हैं उनकी सबसे छोटी घात लेना। तो यहाँ पर कॉमन जो है अभाज्य गुणनखंड जो आपको कॉमन दिख रहा है वो 13 है, और उसकी एक ही घात है। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 13 की घात 1 है, और वही सबसे छोटी घात है, तो उसी को लिख देते 13 की घात 1। ठीक, 13 की घात 1 का मतलब यही होता है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 7 इसमें है, तो 7 इसमें नहीं। तो इनका जो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपका यही आएगा, क्या आएगा, 13। ठीक, इसके बाद तथा एलसीएम आप निकालोगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसका निकालना है एलसीएम, एलसीएम संख्या 26 और 91 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसा करना है कि जो सबसे बड़ी घातें हैं, क्या है, कॉमन हो अथवा ना हो, इसका कोई मतलब नहीं, जो बड़ी घातें हैं उनको ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13 है उसकी जो बड़ी घात क्या है, वो 13 ही है। क्या है, 13 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। 13 लिख लिया। इसके बाद 2 है, तो इसकी बड़ी घात 1 ही है, और एक 7 है। ठीक, इसमें इस बात का ध्यान रखना कि जो कॉमन घातें हैं, मतलब जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड हैं, उनकी बड़ी ही घातें लिखना, उनकी छोटी घातों को लिखने की ज़रूरत नहीं, और बाकी जो बचे उनको सबको लिखना। तो एलसीएम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम 26 और 91 का जो एलसीएम आएगा 14 14 42 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 182। ये आप गुणा कर लेना, है ना। तो ये इनका एलसीएम हो गया। ये एचसीएफ होगा या ये एलसीएम होगा। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ आप निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अब आपको इस फार्मूले को सिद्ध करना है।
इस फार्मूले से इस एलसीएम और एचसीएफ की जांच करना है कि सही है कि नहीं। तो फार्मूला क्या है इसके नीचे करना है आपको, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक। क्या फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपके उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। किसके बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब दो संख्याएं आपको 26 और 11 दी हैं, तो एलएचएस में दोनों संख्याओं का गुणा करना है और आरएचएस में उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है। यदि दोनों बराबर आ गया तो अपनी जांच सही हो जाएगी। तो पहले अपन एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस लेने पर, ठीक, एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 26 गुणित 91, ठीक। तो ये आपका एलएचएस हो गया 26 गुणित 91। अब 26 में 91 का आप गुणा कर ले रहे हैं, इधर कर देते हैं 91 इंटू 26, 6 एकम 6, 6 9 54, 540 और 182, तो हो गया 6 6, ठीक। तो इनका गुणा जो आएगा वो 2366 आएगा। क्या आएगा, 2366। तो ये इनका एलएचएस आ गया। एलएचएस बराबर आपका क्या आ गया, 2366, ठीक। एलएचएस के बाद अब इनका आरएचएस आप लेंगे। आरएचएस लेने पर आरएचएस में एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होगा। तो एचसीएफ आपका कितना, 13, और ये क्या है 182। तो 13 गुणित 182। अब इन दोनों का आप गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा जो आएगा वो 2366 ही आएगा। आप गुणा करके देख लेना। तो ये आपका हो गया क्या, आरएचएस, ठीक। तो एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे अतः आपका एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपको इस सवालों को करना है ना। तो जिसके जो सभी सवाल हैं वो इसी टाइप के हैं ना, तो इसके सभी सवाल में और सवाल और कराते हैं, ठीक। तो देखिए अगला सवाल है 510 और 92 का, 92 का। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और फिर उसकी जांच करना। तो तरीका वही 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ। 510 है, 510 2 से जाएगा तो आपका 255 आएगा। क्या आएगा, 255, ठीक। 510 2 से जाएगा 255, फिर जाएगा ये 5 में 3 से जाएगा, है ना। 3 8 24, 3 5 15, 5 से जाएगा, 5 से 17 बार, और फिर 17 से जाएगा क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या, ठीक। तो ये 510 का एचसीएफ हो गया। अब 92 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से जाएगा 46, और फिर 2 से जाएगा 23, अब 23 से जाएगा, है ना, एक, ठीक। तो इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लेना। यहाँ पर देखें तो 510 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है, क्या आया, 2 गुणित 3 गुणित 17, है ना। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ठीक। तो ये तो आपको 510 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद आप देखें ये क्यों की निशानी, क्योंकि हाँ, इसके बाद आप देखें 92 के आया है, क्या आया है, 2 की घात 2 गुणित 23, ठीक। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए अपन करेंगे यहाँ, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 510 और 92 का, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो कॉमन है उसकी छोटी घात लेना। तो यहाँ पर देखें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही कॉमन हैं, और एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 1 है और दूसरी संख्या के गुणनखंड में 2 की घात 2 है। तो यहाँ पर जो कॉमन है उसकी छोटी घात लेना है, और जो कॉमन नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है एचसीएफ निकालते समय। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ 2 दिख रहा है और उसकी छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 है। तो यहाँ पर 2 ही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका 2 हो गया, है ना, एचसीएफ 2 हो गया। इसके बाद इनका एलसीएम निकालते समय आपको ध्यान रखना तथा करके लग दो यहाँ,
एलसीएम आपको इन्हीं का ही निकालना, क्या है 510 और 92 का ही आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय जो कॉमन घातें हैं उनकी बड़ी घात लेना है आपको। जैसे 2 की घात 1 है एक में और एक में 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 ही लेना। क्या लेना? 2 की घात 2 लेना। ले लिया 2 की घात 2 गुणित। अब उसके बाद जो बचा है, जो कॉमन है उसकी तो बड़ी घात ले ली, और जो बचा है उसको वैसे के वैसा लिखना। यहाँ पर 3 गुणित 5 गुणित 7 बचा, 3 गुणित 5 गुणित 7 बचा आपका 7 नहीं 17 है ना, 3 गुणित 5 गुणित 17। इसके बाद 23 बचा है ना, तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर और देखें तो ये 4 गुणित 5 15 हो गया गुणित 17 गुणित 23, तो ये इनका एचसीएफ आएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद ये 60 17 चिक्का 102 1020 गुणित 23,460 क्या आ जाएगा 23,460 इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना। एलसीएम किसका 510 और 92 23,460, ये इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको गुणा करके देख लेना, यही आएगा। इसके बाद अब इनकी जांच करना है आपको। क्या करना है? जांच करने के लिए आपको एलएचएस में क्या लेना, दो संख्याओं का गुणनफल जो दी गई हैं, तथा आरएचएस में आपको लेना है उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो यहाँ पर अपन एलएचएस ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेने पर एलएचएस ले लिया आपने। तो एलएचएस में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं आपको दी हैं 510 गुणित 92। अब इनका आपको गुणनफल निकालना। तो गुणनफल 510 और 92 का निकालेंगे, तो यहाँ गुणा करके देख लो 510 गुणित 92 0 2 1020 गुणित 9 का गुणा करेंगे 0 9 1 9 9 ठीक, तो 0 2 9 6 46,920 क्या जाएगा 46,000। जो 510 गुणित 92 इधर लिख देते, 510 गुणित 92 एलएचएस ले लिया आपको, तो आपका आ गया एलएचएस बराबर आपका आ गया 46,920, ये आपका एलएस है। अब आरएचएस लेने पर, तो आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस लेने पर आरएचएस लिया आप। आरएचएस में एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो 2 गुणित 23,460 2 गुणित 23,460 और 23,460 में 2 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। तो ये आपका आरएचएस भी बराबर आ गया उसके। यहाँ पर लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर है आरएचएस की। इस प्रकार आप इन सवालों को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हैं, आप इनको लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर इस तरीके से ही करना है। इसका करने का जो प्रॉपर तरीका है जे, इसके बाद आप यहाँ लिख देना कि प्रूफ कर लिए। ठीक है, इसके बाद इसका आखिरी सवाल और बचा, उसको करें। तो देखिए अगला सवाल है 336 और 554 के अभाज्य गुणनखंड, 336 और 536 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तरीका वही है कि एचसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 336 का निकालेंगे, तो ये 2 से कट रहा है, 2 से काट दो 16 168 है ना, फिर 2 से 84, फिर 2 से कटेगा 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से कटेगा 7 बार और फिर 7 से कटेगा 1 बार। ठीक, तो ये 54 का भी निकालेंगे, तो 54 का क्या आएगा, ये आपका 2 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब अपन लिख देते हैं इनको, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 है ना। इस सवाल से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, है ना, क्योंकि इसमें बड़ी घात दी आपको 3 गुणित 7। ये हो गया। अब 54 का निकालेंगे, तो 54 आया है, 2 तो एक ही बार आया, लेकिन 3 की घात 3 आया है। तो ये इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनका सबसे पहले निकालेंगे, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको मिटा देते। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कॉमन है एचसीएफ में कॉमन ही आएगा। दोनों संख्याओं के जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी छोटी घातों को लिखना। ठीक, कॉमन होना चाहिए पहले शर्त ये। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ किस किस का, 336
और 54 का जो HCF आएगा जो कॉमन है। तो यहाँ पर देख कॉमन है उनकी छोटी घात लेना, यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों और इसकी छोटी घात क्या है 2 की घात 1 है ना। यहाँ पर 3 कॉमन है, छोटी घात क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो ये 3 आ गया, 3 की घात 1। तो ये इनका HCF हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ तो HCF क्या होगा, HCF 336 और 54 का HCF 2 3 अच्छा हो जाएगा है ना। तो ये इनका HCF निकले। अब तथा इनका LCM अपन निकालेंगे। LCM 336 और 54 का LCM निकालो। LCM निकालने के लिए आपको क्या करना, जो कॉमन है उनकी बड़ी घात लेना और जो कॉमन नहीं है उनको वैसे की वैसे लिखना। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 2 है, तो 2 की बड़ी घात लो आप, 2 की घात 4। 3 कॉमन है, 3 की घात 3। अब जो कॉमन नहीं है उनको वैसे ही वैसे लिखना। अब 2 और 3 तो लिखा गया, बच्चा 7 अकेला, तो ये 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये 2 की घात 4 का मतलब 16 होता, 3 की घात का मतलब 27 और ये 7। अब इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो यहाँ करके बता दें, 16 17 7 7 7 49 सांस किया 4 7 दूनी 14 और 4 189 में आपको गुणा करना है 16 का है ना। 16 नंबर 144 सांस किया है 14, 16 8 128 और 14 142 सांस किया है फिर 14 और 16 एकम 16 और 14 30, तो 3024 हो जाएगा इसका। इनका HCF क्या जाएगा, यहाँ लिख दो LCM बराबर आपका आएगा 336 और 54 का 3024। ये इनका LCM हो जाएगा है ना। और LCM और HCF के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो LCM रहेगा वो दोनों संख्या, जितनी भी संख्या रहेंगी उन सबसे बड़ा ही रहेगा है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि उन जितनी संख्या देंगी जिनका LCM निकालना उनकी जो बड़ी संख्या उसके बराबर हो, और इसी के विपरीत क्या होता है HCF में। अब इसकी क्या करना है, आपको जाँच करना है। तो यहाँ लिख देते हैं जाँच में क्या करना है कि 2 जो संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता उनके HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर आप ले लें LHS, इसको अभी कर चुके LHS लेने पर, ठीक। LHS आपने लिया तो LHS में 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याएं आपको दी कितनी हैं 336 गुणित 54, ये आपका LHS आएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा में डायरेक्ट 18,144 क्या आएगा 18,144 गुणा करके आप देख लें। इसके बाद आप RHS में भी यही आएगा, तो क्या लिख देंगे RHS लेने पर आप लिखेंगे RHS में आपको HCF और LCM का गुणा करना है, और LCM और HCF का गुणा आपको LCM 6 दिया है और HCF दिया 3024। इसको आप गुणा आसानी से भी कर सकते हैं। 6 चुके 24 हाथ के आए, 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18, ये RHS आ गया। तो अब आपको दिख रहा है कि LHS बराबर RHS है, ये आपका LHS है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो, ये सवाल हो गए। तो ये प्रश्नावली 1.1 के दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसके तीनों सवाल थे, तीनों को मैंने आपको करके बता दिया। अभी कक्षा 10 की गणित की स्टार्टिंग है, इसलिए मैं पूरे सवाल करा रहा हूँ आपको, और जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो एक जैसे जो सवाल रहेंगे उन जैसे एक सवाल करा दिया तो बाकी आप करेंगे, तो आप इन सवालों का रिवीजन करते रहे हैं ना। इसके बाद अपन तो देखिए प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल में भी आपको LCM और HCF ही ज्ञात करना, लेकिन इसमें ये समस्या है कि अभी अब तक आप 2 संख्याओं का ज्ञात कर रहे थे, इसमें 3 संख्याओं का ज्ञात करना। तो 2 संख्याएं हों, 3 संख्याएं हों या 4 संख्याएं हों, तरीका वही लगना है ना। तो यहाँ पर देख कि 12, 15 और 21 का LCM और HCF आपको ज्ञात करना। तो 12, 15 और 21 का LCM आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 12 और 15, 21 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, क्या लिखना है कि 12, 15 और 21 के
क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। अभी कर रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन अब 3 संख्या हो गई, अभी तक 2 कर रहे। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड गुणनखंड करने पर, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख के ही बता दे रहा हूँ, है ना। अपन क्योंकि देखें तो 12 है आपका, तो 12 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणित 3। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 3। लेकिन आपको अभाज्य संख्याओं में ही लिखना, तो 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 3 ही अभाज्य संख्या, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणित 2 मतलब 2 की घात 2 गुणित 3। ठीक, इस प्रकार कर सकते हैं आप। आपको तो वैसे ही करना है, ऐसे में आपको दिक्कत हो तो कर ले, वही आपको उसी तरीके से करना। अभी ये छोटी छोटी संख्या है इसलिए आपको बता देना। तो आप 15 है, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 21 आता है, 21 को लिख सकते हैं आप 3 गुणित 7, क्योंकि 3 7 21। तो इस प्रकार आपने 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको इनका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, तो पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए का तरीका वही, जो तीनों में कॉमन है उसकी छोटी घातों को लिखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब, इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, इसलिए एचसीएफ किस किस का, एचसीएफ संख्या कौन कौन सी दी हैं, 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है। तो जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3, 3 और 3, इसके अलावा ना तो 2 कॉमन है ना 5 कॉमन है तीनों में, तो 3 ही कॉमन है। और तीनों संख्याओं में 3 ही एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, और उसकी घात 1 है, और 1 के अलावा कुछ घात है ही नहीं। तो एक ही सबसे छोटी घात होगी, एक सबसे बड़ी घात होगी, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। तो 3 की क्या आएगा, 3। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 3, क्योंकि ये ओवेनिस्ट है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 3 की घात 1। या इसको अंगली यहाँ पर लिख देते हैं, एचसीएफ 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ आया वो 3 आया, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है ना। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। इस प्रकार आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इनका निकालना है एलसीएम। यहाँ पर क्यों, यहाँ का कोष्टक में आपको लिखना हो तो लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंड, कोष्टक में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ओवेनिस्ट गुणनखंड की छोटी घात, है ना, गुणनखंड की छोटी घात है ये, है ना। ओवेनिस्ट गुणनखंड की छोटी घात है। अभाज्य गुणनखंड आपने यहाँ लिख ही दिया, तो ये अभाज्य गुणनखंड में जो ओवेनिस्ट गुणनखंड है उसकी छोटी घात है, तो उसको ये एचसीएफ कहते हैं। तो ये एचसीएफ हो गए। इसके बाद आप इनको एलसीएम निकालना है, तथा एलसीएम आप निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम आप निकालेंगे। तो एलसीएम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है, तीनों में कॉमन है 3, और उसकी सबसे बड़ी घात भी 1 है, तो 3 की घात 1 ले लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2 ही है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 को ले लिए। इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 और 7, तो 5 और 7 की घात 1 1 है, तो ये 5 और 7 हो गए। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 3 गुणित 4 गुणित 5 7 35। ठीक, अब इसको पूरा हल करेंगे, 35 चौके 35 दूनी 70 दूनी 140 14 42 420। तो इनका एचसीएफ जो आ गया, एलसीएम जो आ गया, एलसीएम क्या आया, 12, 15 और 21 का एलसीएम ये आ गया आपका 420। यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो कि सबसे बड़ी घात है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है, लिख देंगे क्या, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है। ये इनका तरीका। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो इस प्रकार इसमें तो और कुछ तो करना ही नहीं है। तो ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ना तो इसमें 2 संख्याओं वाला वो सूत्र तो काम करता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में वो सूत्र होते ही नहीं। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला सवाल और बताता हूँ। यह आपका यहाँ हो गया सवाल। इसके बाद अगला सवाल आपका है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकाली।
तो यहाँ पर देखें अगला सवाल क्या है, 17, 23 और 29, 17 और 23, 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। अब 17 क्या लिखा, 17, 23 और 29 तीनों क्या हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या है तो इनका जो गुणनखंड होगा वो तो ऐसे होगा। देखो इसको हल ऐसे करना है आपको, इसको हल करते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इसको हल करने की ज़रूरत है। यहाँ 17, 23 व 29 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एचसीएफ, अगर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता, क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ आता नहीं, 1 से ही सब में भाग जाता, तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता। अभाज्य संख्याएं हैं तब इनका एचसीएफ 1 होगा, तब है तो एचसीएफ किसका, एचसीएफ 17, 23 और आपके 29, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो ये बात आप यहाँ लिख देंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं, हम जानते हैं कि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ 17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएं, इसलिए उनका एचसीएफ 17, 29 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। इसके अभाज्य गुणन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इनका एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है ना, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो उन सभी का गुणनफल। तो इसी के साथ साथ तथा एलसीएम और निकाल लो, तो एलसीएम, तो एलसीएम किस किस का, 17, 23 और 29 का। तो एलसीएम इनका आएगा 17 गुणित 23 गुणित 29, ठीक। तो इसका गुणा क्या आएगा वो आप कर लेना, इतना ही लिख दे रहा हूँ, 17, 23 और 29। इसका जो भी गुणा आएगा उसको यहाँ लिख देना, और ये आपका एलसीएम और एचसीएफ होगा, ठीक। ये क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और एलसीएम निकालने के लिए उन सभी का गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभाज्य किसी संख्या से उनमें भाग जाना है ही नहीं, इसलिए उनका एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल पेपर में नहीं आते, तो आप उसको टेंशन न लें। तो ये पहला सवाल हो गया, और ये आपका दूसरा सवाल। उसके बाद आप तो देखिए अगले नंबर का सवाल है, और इसके बाद ये चौथे नंबर की, ये 2 सवाल करके अपन इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो सवाल है 8, 9 और 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो वही तरीका, 8, 9 और 25 के आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे करने पर, तो क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, 8 का आप लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार 2 आएगा, 2 की घात 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है। इसी प्रकार 9 का 3 की घात 2 अभाज्य गुणनखंड, और 25 का 5 की घात 2। तो इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। 8 का 2 की घात 3, 9 का 3 की घात 2 और 25 का 5 की घात 2। अब ये अभाज्य गुणनखंड, और इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए आपको जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना रहता है उनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है और उस कॉमन में सबसे छोटी घात है उसको लिखना है आपको। तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, और अगर कॉमन कुछ ना हो तो उनका एचसीएफ 1 आता है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, इसलिए इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ किस किस का, 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। एक बात और आप ध्यान रखना, अगर एचसीएफ 1 आ रहा संख्याओं का तो उनका एलसीएम उन सभी संख्याओं का गुणनफल ही रहेगा, ठीक है। कैसे, उसको भी अब समझते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लिखना, और जो कॉमन नहीं है उसको वैसे के वैसा लिखना। तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो जो है उसको वैसे के वैसा लिखना। तो यहाँ पर अब निकालेंगे इनका क्या, एलसीएम तथा एलसीएम, और निकालेंगे एलसीएम किस किस का, 8, 9 और 25 का। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, और 5 की घात 2।
तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, इसका मतलब होता है 9 और इसका 25। ठीक, तो ये 8, 9 और 25 यही संख्या है और इन्हीं का गुणनफल आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि HCF एक आ रहा है तो उनका जो LCM आएगा उन सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब इनका गुणा करेंगे तो LCM आपका आएगा LCM 8, 9 और 25 का LCM इन सब का गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि 8 में 25 का गुणा करेंगे तो 200 और 200 में 9 का गुणा करेंगे तो 1800। तो इस प्रकार इन 3 संख्याओं का आपने LCM और HCF निकाला। तो LCM और HCF निकालना आपको लगभग आने लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रश्न में क्या दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का HCF आपको दिया। ठीक है, और उनका LCM ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आपको डायरेक्ट वो फार्मूला यूज करना, अभी अपन ने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें। आप लिख दीजिए कि यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है। दिया है वो लिखना है आपको। क्या दिया है आपको, दिया HCF कौन कौन सी संख्या, 306 और 657 का HCF दिया है 9। ठीक, इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करना उसको क्वेश्चन मार्क लिख दिए। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं, आपको एक फार्मूला पता है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पता है। ठीक, तो इसी फार्मूले का उपयोग करके इस सवाल को आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखो, 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 306 और 657 का गुणनफल। 657 का गुणनफल वो किसके बराबर रहेगा, उनके HCF और LCM के। HCF आपको 9 दिया है, LCM आपको दिया नहीं है, तो LCM की जगह LCM ही लिखा रहेगा। तो 9 गुणित LCM। ठीक, अब जो आपको जो समीकरण बन गया है इसको हल करना है आपको और LCM का मान निकालना है। समीकरण इसको मतलब इसको हल करना तो आपको आता होगा। जैसे यहाँ पर 9 गुणा LCM निकालना, तो LCM को अकेला करना। अकेला मतलब यहाँ 9 गुणा है तो 9 इस तरफ आएगा तो उसके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 306 गुणित 657 है, 306 गुणित 657, इसके बटे में आ जाएगा आपका 9 और बराबर में आपका LCM बचेगा। ठीक, अब इस 9 से ये कट रहा है, काट दो तो ये कट रहा है 9 से। 9 तिया होता 27 और बचे 3, 9 चौको 36। तो अब आपका LCM जो आया है, इस तरफ लिख दे रहा हूँ LCM में। LCM बराबर आपका आ चुका है 34 गुणित 657। 34 गुणित 657, 34 का अगर 657 में आप गुणा कर देंगे तो आपका LCM आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका LCM क्या आएगा, यहाँ पर LCM बराबर आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा आप इसको गुणा करके लिख देना। तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा। तो इस प्रकार ये सवाल के साथ अपन इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप कक्षा 10 की गणित की तैयारी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।